हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं मिनरल्स पर। मिनरल्स क्या है? ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स पार्ट जो था उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन पर डिस्कस किया था। सेकेंड प्रीवियस वीडियो में हमने विटामिन्स पर डिस्कस किया था और आज हम करेंगे मिनरल्स पर। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स हैं खनिज पदार्थ। तो मिनरल्स जो हैं वो एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि कंपाउंड किसका है? नॉर्मली क्रिस्टलिन का। और ये किससे बना होता है? फॉर्म एट रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ये जियोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनता है, फॉर्मेशन होती है। तो वो मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 50 मिनरल्स विच रिसीव्स द बॉडी थ्रू डाइट, यानी हमारे शरीर में लगभग 50 तरीके के मिनरल्स होते हैं, उपलब्ध होते हैं और जो कि डाइट से हमें प्राप्त होते हैं। डाइट मतलब आहार के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। और ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड कंडक्शन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें हेल्प करते हैं और रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू की रिपेयर करने में मदद करते हैं, डेवलपमेंट में और ग्रोथ में मदद करते हैं। तो ये क्या है? मिनरल्स एक वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में घुलनशील है और डिस्ट्रॉय बाय हीट। अगर हीट में इसको किया जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स की। कुछ मुख्य मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, आर्सेनिक, ब्रोमाइन, निकेल, कैडमियम, वेनाडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ये बहुत मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इनमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी में अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैल्शियम। तो अब हम इस चार्ट के माध्यम से मिनरल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से मिनरल्स फंक्शन करते हैं बॉडी में, क्या उनकी डाइटरी सोर्स होती है, उनकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, नॉर्मल लेवल इन द बॉडी, उन बॉडी में हमारे क्या लेवल है उसका, और डेफिशिएंसी और एक्सेशन, यानी उसकी कमी से क्या हो सकता है और उसकी अधिकता से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इज ए मेजर मिनरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी। कैल्शियम occurs in the highest amount in the body. It constitute 1.5 to 2% बॉडी वेट, यानी हमारे शरीर का जो बॉडी वेट होता है उसका लगभग 1.5 से 2%, 1.5 to 2% हमारी बॉडी में कैल्शियम उपस्थित रहता है, जो कि लगभग एवरेजन कितना होता है? 1000 से 1200 ग्राम कैल्शियम हमारी बॉडी में होता है, ऑल ओवर बॉडी में। और जिसमें से 99%, लगभग 99% किस में उपस्थित होता है? बोन्स में, और बाकी 1% सॉफ्ट टिश्यू में उपस्थित रहता है। तो ये बात कर रहे थे हम कैल्शियम की। कैल्शियम जिसका कि सिंबल क्या है? Ca, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 20। तो इसके अब फंक्शन की बात करें, ये बॉडी में क्या फंक्शन करता है। तो कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, यानी ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है बोन एंड टीथ, यानी हमारे दांतों का और हमारी जो बोन्स हैं उनका निर्माण करता है। और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कोगुलेशन, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर है कैल्शियम। और कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स एंड हार्ट, यानी हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, और हमारे शरीर में हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म और एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम की। इसके बाद में बात करते हैं हम डाइटरी सोर्सेज की, कि ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है डाइटरी में, आहार में, किन किन चीज़ों में हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। तो मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट में, एग में, फिश में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में और पल्सेस में।
इन सभी चीज़ों में हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त होता है। काफ़ी मात्रा में कैल्शियम इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में उपस्थित रहता है और मेनली स्पाइनच यानी पालक में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें डेली रिक्वायरमेंट की, तो इसकी जो आवश्यकता है डाइट में हमें कितनी कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, तो एडल्ट में लगभग 600 mg पर डे आवश्यक रहती है। प्रेगनेंसी में 1000 mg पर डे और लैक्टेटिंग यानी जो माताएं गर्भवती बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए 1500 mg पर डे आवश्यक होता है कैल्शियम। अगर बात करें नॉर्मल लेवल इन द ब्लड यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में इसका जो नॉर्मल रेंज है में वो कितनी होती है, तो वो होती है 8.5 mg टू 10.2 mg पर DL। और अगर आप बात करें उसकी डेफिशिएंसी की और एक्सेसिस यानी अगर ये 8.5 mg से कम होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोकैल्सीमिया। और अगर 10.2 mg से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया में क्या कंडीशंस हो सकती हैं? जैसे ऑस्टियोपेरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया और रिकेट्स इन चिल्ड्रन कैल्शियम की कमी से डेफिशिएंसी से। और अगर हाइपरकैल्सीमिया की बात करें तो बोन कैंसर, ये बोन कैंसर जो है वो हाइपरकैल्सीमिया में डिजीज़ हो सकती है, उसके कारण बोन कैंसर हो सकता है। तो ये और कन्फ्यूजन हो सकता है, शॉक में जा सकता है, कोमा में जा सकता है मरीज हाइपरकैल्सीमिया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं सेकंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जिसका के सिंबल क्या होता है? P। फॉस्फोरस का सिंबल क्या है? P। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है इसका 50। अब इसके फंक्शन की बात करें, फॉस्फोरस हमारी बॉडी में करता क्या है, तो फॉस्फोरस का जो मेन फंक्शन है, फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। यानी कि जो बोन्स का और टीथ का जो निर्माण होता है उसमें ये बहुत आवश्यक है फॉस्फोरस हमारी बॉडी में। और दूसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट का और सिंथेसिस में हेल्प करता है आरएनए एंड डीएनए। डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इसके बाद में अगर हम इसकी डाइटरी सोर्स की बात करें, ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है आहार में, तो नट्स में, वेजिटेबल्स में, एग्स में, मिल्क में, मीट में, पल्सेस में और सीरियल्स में, यानी कई प्रकार के अनाजों में, दाल में और दूध में, दूध से बने प्रोडक्ट्स में, इनमें सब में ये प्राप्त होता है फॉस्फोरस। अगर हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, यानी कि फॉस्फोरस की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो फॉस्फोरस की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो एडल्ट में लगभग 700 mg पर डे है और चिल्ड्रन में 4 to 8 ईयर यानी 4 से 8 साल तक के बच्चों में 500 mg पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। और एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था में, क्योंकि वो पुबर्टी एज होती है तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, तो वो 1250 यानी 1250 mg लगभग पर डे आवश्यक होती है एडोलेसेंट एज में। इसके बाद में अगर हम इसकी नॉर्मल लेवल बात करें, ब्लड में इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो 3.4 to 4.5 mg पर DL इसकी नॉर्मल वैल्यू है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी और एक्सेस की बात करें, अगर ये 3.4 से कम रहता है बॉडी में तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोफॉस्फेटीमिया। और अगर 4.5 से एक्सेस यानी अधिक हो जाएगा तो वो कहलाएगी हाइपरफॉस्फेटीमिया। यानी हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया ये दो कंडीशन हो जाएंगी अगर डेफिशिएंसी होगी और एक्सक्रीशन होगा। हाइपोफॉस्फेटीमिया में क्या होगा? मसल्स वीकनेस हो सकती है और उसी के कारण कोमा में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। और हाइपरफॉस्फेटीमिया में किडनी डिजीज हो सकती है, टिटनी हो सकती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। ये कंडीशन हाइपरफॉस्फेटीमिया में हो सकती है। इसके बाद में हम बात करें सोडियम की। सोडियम क्या है? सोडियम जो है वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में उपस्थित रहता है। सोडियम क्या है? सोडियम इज ए कैटायन, यानी ये कैटायन है प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 100 mg ऑफ सोडियम आयन, यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें
कंटेंट कितना रहता है, लगभग 100 mg सोडियम हर समय उपस्थित रहता है। और अगर इसके फंक्शन की बात करें, इसका सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। क्या है, Na। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। कितना, 11। अब इसकी फंक्शन की बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन है सोडियम का वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। तो रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, मेंटेनिंग द हार्ट बीट, और हार्ट बीट को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद में ये डाइटरी सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पल्सेस में, लेडी फिंगर में यानी भिंडी में, गुआवा अमरूद में, एग में, मिल्क में, मीट में और फिश में, इनमें काफ़ी मात्रा में सोडियम पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट की, यानी कि जो सोडियम है उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है वो लगभग 5 to 10 mg पर डे इन एडल्ट। एडल्ट में लगभग 5 से 10 mg इसकी रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी में। और अगर इसकी हम नॉर्मल लेवल का बात करें, ब्लड में नॉर्मल लेवल इसका कितना रहता है, 135 to 145 MEQ पर लीटर, यानी 135 से 145 MEQ पर लीटर इसकी जो नॉर्मल लेवल है हमारी बॉडी में वो रहता है। और उसके बाद में डेफिशिएंसी और एक्सेशन, यानी अगर इसकी कमी हो जाए, यानी 135 से अगर ये लेस रहता है तो क्या कंडीशन रहेगी, और 145 से अधिक रहेगा तो क्या। तो इसको अगर 135 से रहेगा कम तो उस कंडीशन को कहेंगे हम हाइपोनेट्रीमिया, और अगर 145 से अधिक हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया में क्या कंडीशंस हो सकती है, तो हाइपोनेट्रीमिया में जैसे मसल्स वीकनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ड्रोजीनेस सिम्टम्स आते हैं और सीजर्स आने लग जाते हैं। अगर यही कंडीशन एक्सेस हो जाए, यानी इसकी मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी 145 MEQ से, तो उसको हम कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। और हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, थ्रस्ट, प्यास बहुत लगेगी और उसके कारण मरीज कोमा में भी जा सकता है। तो ये बात कर रहे थे हम सोडियम की। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जिसका के सिंबल क्या है, K, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 9। क्या है, K, और इसका एटॉमिक नंबर है 9। पोटेशियम इज ए कैटायन, ये भी एक कैटायन है, और ये जैसे सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये प्रेजेंट रहता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ओनली स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी उपस्थित रहता है। द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 250 mg ऑफ पोटेशियम, और जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग 250 mg पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। तो अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन जो पोटेशियम का फंक्शन है वो क्या है, मेंटेन द इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सेल्स, सेल्स में पीएच का रेगुलेशन करता है, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और ट्रांसमिशन जो नर्व पल्सेस हैं उन्हें ट्रांसमिशन में आने, जो उसका सेंसेशन लाने ले जाने में मदद करता है। इसके बाद में डाइटरी सोर्सेस, अगर इसके हम डाइटरी सोर्सेस की बात करें तो ये हमें आहार में कितनी चीज़ों में प्राप्त होता है, पल्सेस, सीरियल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और रूट ट्यूबर्स जो हैं उनमें ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम जैसे बात करें सीरियल्स की, जैसे वीट है, बाजरा है, इनमें काफ़ी मात्रा में रहता है। तो वीट में लगभग 349 mg पर 100 ग्राम में पाया जाता है। और अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में 400 mg लगभग पर 100 ml में ये इसकी मात्रा होती है पोटेशियम की। और अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पाइनच यानी पालक में पाया जाता है, लगभग 570 mg पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम पालक में लगभग 570 ग्राम इसमें पाया जाता है mg, सॉरी कितना। अगर हम स्पाइनच की बात करें तो उसमें कितना आया था, 570 mg पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम पालक जो होता है उसमें 570 mg पाया जाता है।
इसके बाद में अब अगर हम बात करें इसकी डेली रिक्वायरमेंट की, तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1600 टू 2000 mg है, यानी ये आहार में हमें इतना आवश्यक रहता है। और अगर इसका नॉर्मल लेवल इन द ब्लड बात करें हमारी बॉडी में, इसका जो नॉर्मल लेवल है वो है 3.5 टू 5.1 MEQ/लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। और अगर हम इसकी डेफिशिएंसी और एक्सेशन की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी अगर बिलो 3.5 MEQ/लीटर से हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोकैलीमिया, और अगर 5.1 से एक्सेशन अधिक हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हाइपरकैलीमिया, यानी हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया में मेन चीज़ अगर ये कंडीशन होती है तो कुशिंग सिंड्रोम, मेटाबॉलिक एल्कोसिस एक्सेट्रा हो सकता है। और अगर हाइपरकैलीमिया की कंडीशन होती है तो उसमें रीनल फेलियर के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, एसिडोसिस हो जाता है, और मेन एडिसन डिजीज इज द कॉज ऑफ हाइपरकैलीमिया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पोटेशियम के बाद में अब बात करते हैं मैग्नीशियम। तो अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg, क्या होता है Mg, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। तो Mg मैग्नीशियम इज ए न्यूट्रिएंट दैट इज बॉडी नीड्स स्टे हेल्दी, यानी स्टे हेल्दी रहने के लिए मैग्नीशियम की हमारी बॉडी को बहुत आवश्यकता होती है। द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम मैग्नीशियम हमारी बॉडी में उपस्थित रहता है। और अगर हम बात करें इसकी फंक्शन की, जो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में फंक्शन क्या करता है, तो हेल्प इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन नर्व इम्पल्सेस, इन नर्व इम्पल्सेस में हेल्प करता है, कंट्रोल द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है, और हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। अब इसकी बात करें डाइटरी सोर्स की, ये हमें डाइटरी सोर्स में किन किन चीज़ों में प्राप्त होता है, तो ये मिल्क प्रोडक्ट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खासतौर से स्पाइनच यानी पालक में, नट्स में, सीड्स में, और होल में, सारे जो अनाज होते हैं उन सब में ये मैग्नीशियम पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट, अगर हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो 300 टू 400 mg पर डे, यानी 300 से 400 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसकी हम नॉर्मल लेवल की बात करें, बॉडी में नॉर्मल लेवल कितना होता है इसका, तो 1.6 टू 2.6 mg पर DL इसका नॉर्मल लेवल है इन द ब्लड, यानी ब्लड में अगर हम जांच कराते हैं तो उसमें नॉर्मल वैल्यू जो इसकी देखी जाती है वो 1.6 से 2.6 mg पर DL इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर 1.6 से बिलो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोमैग्नीसीमिया, और अगर 2.6 से अधिक है तो उसको बोलेंगे हाइपरमैग्नीसीमिया। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रेकिकार्डिया हो सकता है, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल हो सकती है, और मेंटल वीकनेस हो सकती है। अगर यही कंडीशन, अगर मैग्नीशियम इंक्रीज हो गया बॉडी में, उसका लेवल 2.6 से अधिक हो गया, तो क्या होगा, मस्कुलर स्पाज्म होगा, ऐंठन हो जाएगी मसल्स में, कन्वर्जन होगा और इरिटेबिलिटी। तो ये बात कर रहे थे हम मैग्नीशियम की। अब हम बात करते हैं आयरन। आयरन क्या है, आयरन का जो सिंबल है वो है Fe, क्या है Fe, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 26, यानी कि 26, क्या है एटॉमिक नंबर 26, यानी 26। आयरन इज मिनरल दैट आवर बॉडीज नीड फॉर मेनी फंक्शन, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। और एडल्ट जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग कंटेंट कितना होता है, 4.4 से 5 ग्राम, यानी एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 4 टू 5 ग्राम आयरन, ठीक है, यानी 4 से 5 ग्राम आयरन उपस्थित रहता है ह्यूमन बॉडी में। और जिसमें से ह्यूमन बॉडी में 70% आयरन प्रेजेंट रहता है, और जो ह्यूमन बॉडी में और भी कई रूपों में आयरन उपस्थित रहता है। सबस्टेंस है किन किन चीज़ों का, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, और साइटोक्रोम्स हैं, पेरियोडॉक्सेज है, सीटालेज है, कैटालेज है, और फेरेटिन है, इसके रूप में भी हमारी बॉडी में उपस्थित रहता है। इसके बाद में अब हम इसकी बात करते हैं, जो आयरन है उसका फंक्शन क्या है।
तो आयरन हीमोग्लोबिन में रहता है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन, ब्रेन के डेवलपमेंट में और फंक्शन में हेल्प करता है। और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे रेगुलेशन करता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आयरन की डाइटरी सोर्स की, यानी डाइट में हमें कहाँ किन किन चीज़ों में आयरन प्राप्त होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, काफ़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स में, सीरियल्स में, मीट में, फिश में, एग में, जगेरी, जगेरी मतलब क्या होता है, गुड़ में, और आयरन पॉट में, यानी कि जो खाना हम बनाते हैं आयरन पॉट यानी कि लोहे के जो बर्तन में हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी मात्रा में हमें आयरन प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम डेली रिक्वायरमेंट की। तो जो आयरन है उसकी डेली रिक्वायरमेंट मेल में एडल्ट जो मेल होता है उसमें 24 mg पर डे, फीमेल एडल्ट में 30 mg पर डे, प्रेगनेंसी में 40 mg पर डे और लैक्टेटिंग में 32 mg पर डे। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं एनीमिया। आयरन की डिजीज, आयरन की कमी से, डेफिशिएंसी से वो क्या होता है, एनीमिया। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक जिसका के सिंबल होता है Zn और इसका एटॉमिक नंबर है 30। जो जिंक है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी जो एडल्ट बॉडी कंटेन करती है वो है 1.5 से 2.5 ग्राम जिंक। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जिंक हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बाय द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन का निर्माण होता है उसमें जिंक की आवश्यकता पड़ती है, बहुत आवश्यक है जिंक। और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोकॉइड्स, ग्लूकोकॉइड्स और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी जिंक की आवश्यकता होती है। इसके बाद जिंक की अगर हम डाइटरी सोर्स की बात करें तो ये हमें प्राप्त होता है बीन्स में, चिकपीस मतलब चने में, वॉलनट्स में, मिल्क में, मीट में और फिश में, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में हमें जिंक काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। और एक खास चीज़ और, ये हमें लेंटिल्स यानी मसूर की दाल में काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। उसके बाद में डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्फेंट में जिंक की जो रिक्वायरमेंट है वो 3.5 mg पर डे है, चाइल्ड में 10 to 15 mg पर डे है और एडल्ट में लगभग 15 mg पर डे है। और प्रेगनेंसी के दौरान इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है 20 to 25 mg पर डे। इसके बाद में अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो उससे एनीमिया तो होगा ही होगा। एनीमिया के साथ में स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्केलिंग, क्रैकिंग एक्सेट्रा और एलोपेशिया यानी हेयर लॉस, ये सिम्टम्स डिजीज आ सकती है बॉडी में जिंक की कमी से। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जिसका कि सिंबल है आई और जिसका एटॉमिक नंबर है 53। अब आयोडीन जो है, आयोडीन ह्यूमन एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 50 mg ऑफ आयोडीन, 50 mg आयोडीन हमारी ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है। और थायराइड ग्लैंड कंटेन अबाउट 10 mg आयोडीन, और जिसमें से 10 mg आयोडीन कहाँ पर होता है, जो थायराइड ग्लैंड में कंटेन होता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आयोडीन का क्या फंक्शन है। तो आयोडीन का जो फंक्शन है, नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ सीक्रेटिंग हार्मोन फॉर द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के लिए आवश्यकता होता है। तो थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है हार्मोन्स का, उसके निर्माण में ये आवश्यक होता है आयोडीन। और इसकी जो डाइटरी सोर्स की बात करें, यानी ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो डाइटरी सोर्स में सी साल्ट, समुद्री नमक से, सी फिश, खास तौर से कॉड फिश जो होती है, और कॉड लिवर ऑयल, इसमें काफ़ी मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। इसके बाद में डेली रिक्वायरमेंट, अगर आयोडीन की हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो आयोडीन 150 mcg पर डे आवश्यकता होती है एडल्ट को, और 250 mcg इन प्रेगनेंसी, और पर डे यानी 250 mcg पर डे प्रेगनेंसी में आयोडीन की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी में आयोडीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। और उसके बाद में हम इसकी अगर नॉर्मल लेवल की बात करें तो बॉडी में इसका जो नॉर्मल लेवल है वो ब्लड में 15 to 20 mg यानी 15 से 20 mg बॉडी एडल्ट में ब्लड में रहता है। और अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में 100 to 200 mcg पर लीटर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है इन यूरिन में। इसके बाद में अगर डेफिशिएंसी की बात करें कि आयोडीन की कमी से, तो गॉइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है, और क्रिएटिनिज्म यानी बौनापन, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है।
तो ये सारी चीज़ें आज हमने समझी मिनरल्स के बारे में, जो हमने इम्पोर्टेंट मिनरल्स कुछ हमने जाने, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक और आयोडीन। तो ये आज हमने जाना मिनरल्स के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिनरल्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जो प्रीवियस में हमारी जो वीडियो थी न्यूट्रिएंट्स की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, तीनों आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे और एंजॉय किए होंगे। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ है, इसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि नर्सिंग में बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है उसको समझना। तो उसके लिए हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करिए और उस पर बेल जो है उसको दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।